Hello friends, today we are going to discuss current affairs. The first news is about crisis related with the human rights in श्रीलंका। जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीलंका जो इंडिया का एक नेबरहुड कंट्री है और वहाँ पर हमारी जो तमिलियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। इंडिया में जो तमिल हैं वो आमतौर पर, जो मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं श्रीलंका को, श्रीलंका के इस मैप में जहाँ पर आप ऑरेंज कलर देख पा रहे हैं इन एरियाज में, यहाँ पर ही श्रीलंकन टेरिटरी के अंदर हमारे तमिलियन लोग जो कि इंडिया से यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, ये लोग काफ़ी पहले से यहाँ इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के बाद इन एरियाज़ में अपना रेजिडेंस बना चुके हैं। बिकॉज दीज तमिलियन पीपल आर इन माइनॉरिटी देयर, सो दैट इज़ वाई वहाँ की जो सिंहली वहाँ के जो श्रीलंका की जो मेन पॉपुलेशन है दैट इज़ सिंहली, वो लोग इन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वो नहीं देते हैं। इसीलिए इन दो जो मेजर पॉपुलेशन है वहाँ पर, जैसे कि सिंहली और तमिलियन, आपस में क्लैश करते रहते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जैसे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शंस में वहाँ पे ये मेंशन किया गया था दैट Indian leaders have committed to supporting the right of minority Tamilian in Sri Lanka to live with equity, equality, justice, peace and dignity. So अभी एक्चुअली एक जो यूनाइटेड नेशन की यानी कि ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन राइट्स की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके अंदर इंडिया सपोर्ट करेगा उन तमिलियंस के राइट्स को जो कि श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन श्रीलंका वॉज वर्सनड, क्योंकि वहाँ पे जब से गोटाबया राजपक्सा जब बने हैं, गोटाबया राजपक्सा जो हैं 2019 में वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इनके भाई ही थे, महिंदा राजपक्सा। सो अब जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है, जो कि Feb 22 से होने वाली है, उसके अंदर यहाँ पर जो एक क्राइसिस यानी कि यहाँ के लोगों को जो माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे वहाँ पर इंडिया भी अपनी बात रखेगा। और उस टाइम पर ये देख रहे हैं अभी कि श्रीलंका को कैसे घेरा जाए वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन की है कि 1983 में क्योंकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे उस टाइम पर LTTE होता था। LTTE जो है क्या, एक ऐसा ग्रुप था जो कि इंडियन यहाँ से तमिलियन टेरिटरीज़ में गए थे, उन लोगों ने अपने राइट्स को लेके अपना ग्रुप बनाया था। दैट वाज नोन एज LTTE। ठीक है, दैट वाज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है इस ग्रुप की और वहाँ की श्रीलंकन आर्मी के बहुत बार क्लैशेस हुए और इंडिया ने भी बीच में बल्कि अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पर भेजा भी 1987 के अंदर और इलेक्शन कराने की बात भी की। लेकिन बाद में जो है चीज़ें बिगड़ती रही और अल्टीमेटली 2009 में यहाँ पर जो इनके प्रभाकरण थे, जो चीफ थे, उनको यहाँ पर एनकाउंटर किया गया और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे पीस आनी शुरू हुई। तो ओवरऑल इस जगह पर श्रीलंका इज़ अ वेरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी दीज डेज, क्योंकि यहाँ पर तमिलियंस के जो इंडिया से गए हैं और तमिलियन यहाँ पे बसे हुए हैं, उन लोगों के राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। कुछ टाइम पहले जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के लोगों के राइट्स देंगे और उन्होंने दिए भी। लेकिन कुछ टाइम से, जैसे कि लास्ट अक्टूबर से ही हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तमिलियंस के राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि इन एरियाज़ में जो है हमारे पास यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ और ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर तमिलियन पॉपुलेशन है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर जो है ये 47 मेंबर होते हैं जो कि फॉर अ 3-year टर्म इलेक्ट किए जाते हैं। एंड देन आफ्टर इसके अंदर एक चीज़ और भी है, टू बिकम अ मेंबर अ कंट्री मस्ट रिसीव द वोट्स ऑफ एटलीस्ट 96 ऑफ 191 स्टेट्स ऑफ UNGA, यानी कि इन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्योंकि 96 को अगर आप
मल्टीप्लाई करोगे 2 से देन इट बिकम्स 192। सो इसीलिए 96 वोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, देन ओनली कोई भी मेंबर इसका बन सकता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म। आप कोई भी अगर इसका जो मेंबर चुना जाएगा उसको 3 साल की टर्म मिलेगी और वो 2 बार यानी कि 3 साल 3 साल एक ही बारी में मतलब लगातार वो 2 टर्म के लिए चुना जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास ये 3 बार जब ये रेगुलर सेशन होते हैं इसके 3 times a year, वो मार्च, जून और सितंबर में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। ये हमारे पास जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो एक अपनी रिपोर्ट इशू करती है, दैट इज़ नोन एज ए इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, which explores the opportunity and challenges ahead for India as it seeks to ensure the reliable, affordable and sustainable energy for the growing population। अभी जो इंडिया एनर्जी आउटलुक आई है, अभी ये वाली जो रिपोर्ट है, इज़ अ न्यू स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सीरीज़। एक्चुअली IEA जो है हमारे पास, ये वो एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी नीड्स को समझती है, जानती है एंड देन आफ्टर उनको गाइड भी करती है। तो उसी के साथ ही इन्होंने अब की बार अपनी स्पेशल रिपोर्ट दी है जिसमें इंडिया की एनर्जी सिचुएशन के बारे में इन्होंने बताया है। जैसा इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स क्या कहे गए हैं इसमें, दैट इज़ एक तो 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है हमारा जो इंडिया है। अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देखते हैं, मतलब 2030 तक हमारा इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर होगा। इंडिया विल मेकअप द बिगेस्ट शेयर ऑफ द एनर्जी डिमांड ग्रोथ बाय, और ग्रोथ है 25% ओवर द नेक्स्ट 2 decades। और यानी कि हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे डिमांड जो है, एनर्जी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी तब, ठीक है। इसीलिए हम उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन को ओवरटेक कर जाएंगे और बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएंगे। इंडिया इज़ अ 4th लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर बिहाइंड चाइना। इस टाइम पर हम जो है यूनाइटेड स्टेट से, मतलब ये नंबर 1 पर है, देन आफ्टर इसमें हम जो अगर देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और उसके बाद नंबर 4 पर इंडिया है जो करंट पोजीशन है। इंडियाज़ एनर्जी कंजम्पशन इज़ एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल एज नेशंस GDP एक्सपेंड्स। मतलब ये जो नंबर्स हैं हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यस इतना ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि जब कोई इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो उस टाइम पर हमें ये आइडिया होना ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी डिमांड्स कब इंक्रीज़ होने वाली हैं, कब एनहांस हो जाएंगी और कब हमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन एट्सेट्रा को हम मापते हैं, यानी कि हर एक आदमी कितनी एनर्जी यूज़ करेगा इस चीज़ को काउंट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर और भी इसने अपने जैसे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है कैसे होगी उसमें, ओवर द लास्ट 3 decades इंडियाज़ अकाउंटेड फॉर अबाउट द 10% ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिड terms, and by 2040 India is set to account for almost 20% of global growth in industrial value added। मतलब क्या है कि उस टाइम पर क्योंकि हम अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे, हमें मतलब बहुत तरीके से इंडस्ट्रीज़ हमने जो लगानी है उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारी एनर्जी डिमांड्स इंक्रीज़ होंगी। Next is India's growing energy needs will make it more reliant on fossil fuel import as its domestic oil and gas production has been stagnant for years despite the government policies to promote petroleum exploration and production and renewable energy। It means that कि जो अभी भी इंडिया का जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर है, और बेशक हमने जो करंट गवर्नमेंट है या प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी लेके आए, वो उन पॉलिसीज़ के थ्रू उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट प्लेयर्स को ये कहा कि आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन हमारी प्रोडक्शन के लेवल अभी भी उतने ही बने हुए हैं, जबकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हमें तेल ऑयल सारा हमें जो है बाहर गल्फ़ कंट्री से, नाइजीरिया से, वेनेजुएला से लेके आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ थी जिसके थ्रू हमें यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए था, वो अभी तक हम अपने उस नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर पाए हैं। राइजिंग ऑयल डिमांड कुड डबल इंडियाज़ ऑयल इम्पोर्ट बिल। ठीक है, तो डबल हो सकता है। ये नंबर्स मैं अगेन कहूँगा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट येस ये इंडिकेट करते हैं कि इन फ्यूचर हमारी डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। सिमिलरली ऑयल डिमांड भी हमारे पास जैसे 5-fold इंक्रीज इन द पर कैपिटा कार ओनरशिप। जैसे आपने देखा होगा, अगर 10 ईयर बैक देखते हैं तो किसी एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कार्स होती थी, लेकिन आज अगर फैमिली जिसके अंदर 4 लोग रहते हैं उनके पास जो कार्स हैं वो इंडिविजुअल गाड़ियां हैं उनके पास। सो इसी तरह से आने वाले टाइम में ये 5-fold इंक्रीज़ होने वाला है, जो मतलब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। गैस की डिमांड भी सिमिलरली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, मोर देन ट्रिपल हो जाएगी बल्कि जब 2040 आएगा। और उस टाइम पर हमारी जो डिपेंडेंसी है, देखिए अभी भी काफ़ी बढ़ गई है। 20% जो 2010 में थी, अब हमें 50% जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है, और आने वाले टाइम में 60% जो है गैस हम बाहर से लेके आएंगे। ठीक है, कोल डिमांड के अंदर भी यही है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बेस्ड है थर्मल पावर प्लांट से, तो कोल डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगेन पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इंक्रीज होगी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डिमांड, इंडिया शेयर इन द ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। एक अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम बहुत पुश कर रहे हैं, और अभी प्रेजेंटली जो चाइना नंबर 1 है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में, और सेकंड नंबर पर हम लोग इस सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को जानना कि ये जो एक सेटअप है इसका वो किस तरह से है। ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके जो गवर्नमेंट्स के बीच में एक आपस में उनका एक एग्रीमेंट है, जो कि 1974 इन पेरिस फ्रांस में ये एस्टैब्लिश की गई है। ठीक है, ये एनर्जी पॉलिसीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सेक्टर्स में ये काम करती है। These policies are known as 3E of IEA. So they people can ask you question that in which of the following 3E are used. So 3 E's are used in IEA. इंडिया जो है 2017 में इसका एसोसिएटेड मेंबर बना, बट इट वाज इन एंगेजमेंट विद IEA लॉन्ग बिफोर इट्स एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंडिया जो है इसका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद IEA, अभी हम लोग इस जैसे इसमें मेंशन है कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमारा अभी उनके साथ। ठीक है, एक्चुअली IEA की अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके पास कम से कम 90 डेज़ का पेट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और इंडिया के पास अभी जो है करंटली 60 to 65 डेज़ का पेट्रोल ही है। सो दैट इज़ वाई जब तक इंडिया को अपने 10 डेज़ यानी कि और 10-15 दिन का पेट्रोल जमा नहीं कर लेते, तब तक हम इसके मेंबर फुली नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये इशू करता है, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है हमारे पास। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, 3E वाला, और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। IEA क्लीन कोल सेंटर इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। एक इनका IEA क्लीन कोल सेंटर है, जो कि कोल कैसे हम इसको एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है, और इसके ऊपर वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्लीन कोल सेंटर किस एजेंसी के साथ अटैच है। दैट इज अटैच विद IEA, जो कि 1974 में फ्रांस के अंदर यानी कि पेरिस में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द गंगा रिवर डॉल्फिन। अभी एक्चुअली कुछ वीडियोस के अंदर ये देखा गया था रिसेंटली कि कुछ लोग गंगा रिवर डॉल्फिन को उन्होंने आप एक जैसे आप घेर कर उसको बुरी तरीके से उसको मारा। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ के अंदर ये जो है वो वीडियो प्रतापगढ़ की थी, और जो कि बिकॉज ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर जो है प्रोटेक्टेड है, और इसीलिए जो
इसको मारना, इंटेंशनली मारना इसको, तो वो इट अमाउंट्स टू पनिशमेंट। ठीक है, इसका नाम प्लेटनिस्टा गेंजाटिका, एंड आफ्टर दैट ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801 गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, यानी कि हमारी गंगा में ब्रह्मपुत्र और मेघना, जो ब्रह्मपुत्र मेघना जो ये वाला सिस्टम है ये मेजरली डेवलप्ड है हमारे बांग्लादेश में, और कर्णफुली सांगू रिवर जो नेपाल इंडिया बांग्लादेश का सिस्टम है इन एरियाज में मिलती है। ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलती है, और ये एसेंशली जो है ब्लाइंड है ये, सो दैट इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये अपने जो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है उसमें ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज़ करती है, और जब ये बाहर पानी से सांस लेने के लिए जैसे ऊपर बाहर आती है तब ये अपने नोज़ के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू वाटर बाहर ऊपर तक फेंकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ई सुसु। उस टाइम में आवाज़ आती है एक सुसु। इस टाइम पर गंगा रिवर डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1200 to 1800। जहाँ पर गंगा रिवर डॉल्फिन होती है वहाँ पर उस रिवर का पानी साफ़ है ये पता चलता है। सो इसीलिए ये एक इंडिकेटर है कि अगर ये किसी रिवर में है तो समझ लो कि वहाँ का पानी साफ़ है। 2009 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है बना दिया गया था। आज इसको थ्रेट किससे है? कई बार जब फिशेस को पकड़ने के लिए जो नेट्स फेंके जाते हैं कई बार वो टूट जाते हैं और उसके अंदर ये फंस जाती हैं और उसकी वजह से ये स्टक हो जाती हैं, तभी डेथ हो जाती है इनकी। पोल्यूशन इज़ अनदर रीज़न, ये हमें पता ही है कि पोल्यूशन चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, थर्मल पावर प्लांट से निकला वो गर्म पानी हो, या हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो निकला वो पोल्यूशन, वो पानी उससे हो सकता है। सिमिलरली डैम्स के बनाने से रिवर्स का कई जगह पानी कम हो गया है, उसकी वजह से जितना पानी इनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए उतना रिक्वायर्ड पानी इनको नहीं मिलता, सो इसीलिए इनकी डेथ अभी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। डॉल्फिन्स बिलो अ डैम आर थ्रेटन्ड बाय द हैवी पोल्यूशन। जो है यहाँ पर आजकल फिशिंग एक्टिविटी बढ़ गई हैं। सिमिलरली जो वेसल्स यानी कि जो बीच में चलने वाली नाव वगैरह हैं, है ना, इस तरह से बोट्स वगैरह चल रही हैं, उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो रही है। आपको ध्यान देना ही चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है ये, जो कि आमतौर पे शेड्यूल 1 के अंदर जो भी रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। IUCN का स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। साइट्स का जो स्टेटस है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि अपेंडिक्स 1 है, और CMS का कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में ये अपेंडिक्स 2 पर आती है। अभी इसको बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, दैट्स अ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि अब की बार जो इंडिपेंडेंस जो डे स्पीच थी उसके अंदर भी 2020 में ये मेंशन किया था दैट इट विल बी ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच हैज़ हेल्प इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन। सिमिलरली डॉल्फिन सेंचुरीज बनाई गई हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो कि बिहार के अंदर है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। कंजर्वेशन प्लान्स भी इसको लेकर बनाए गए हैं कि 2010 यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो जहाँ पर इसको थ्रेट है और उन्हें ठीक किया जाना ज़रूरी है। नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी हम मना रहे हैं, जो कि 5 अक्टूबर को हम इसके अंदर मनाते हैं, ठीक है, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का दिन भी है, 5 अक्टूबर। नेक्स्ट इज मैंडरिन डक। अभी रिसेंटली एक मैंडरिन डक जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मगुरी मोटापुंग बील के अंदर। जो मैं आपको पहले लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन ये है, दैट इज़ मगुरी मोटापुंग बील। एक्चुअली जो ऊपर से ये जो रिवर आती है डिब्रू सेखोवा वगैरह, ब्रह्मपुत्र रिवर, इस अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये असम है। असम का जो ये वाला पोर्शन, सामने वाला पोर्शन यानी कि ईस्ट में है जो, वहाँ पर ये एरिया पड़ता है। बील का मतलब होता है आसामीज़ में जहाँ पर पानी मिलता है, ठीक है, पानी की प्रेजेंस, वहाँ पे बील बोलते हैं उसे। सो इस मैंडरिन डक को पहली बार आइडेंटिफाई किया था कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं एज़ फार एज जोलॉजी इज़ कंसर्न्ड, यानी कि जीव विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा नाम चलता है कार्ल लिनियस का। It is considered the most beautiful duck in the world. Male mandarin have elaborate
प्लूमेज, यानी कि इसके काफ़ी बड़े फैदर होते हैं विद ऑरेंज प्लूम्स यहाँ पर। और जो फीमेल्स आर डल इन कंपैरिजन, फीमेल्स के जो कलर्स होते हैं वो थोड़े डल होते हैं। एंड विद द ग्रे हेड्स एंड ब्राउन बैग एंड द वाइट आई स्ट्रिप। सो आपको बस पता होना चाहिए दैट मेल मैंडरिन्स आर मोर कलरफुल एंड फीमेल्स आर लेसर कलरफुल। डाइट जो है इनकी, ये आमतौर पे सीड्स, स्मॉल फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स होते हैं जो घोंघा वगैरह होते हैं उसके ऊपर, या स्मॉल फिशेस के ऊपर ये जिंदा रहती हैं। इनका जो इनहैबिटेट है वो टेम्परेट फॉरेस्ट नियर द वेटलैंड्स, जहाँ जहाँ पर भी पानी मिलेगा उनके आसपास ये मिलती हैं, इंक्लूडिंग द रिवर्स, स्ट्रीम्स, बोग्स, मार्शी स्वाम्प्स एट्सेट्रा। मतलब जहाँ दलदली सी जगह, मार्शी सी लैंड, ठीक है, या जहाँ पर स्वैम्पी एरिया हो, पानी खड़ा हो काफ़ी टाइम से, उन एरियाज में ये दिख जाती हैं। इट इज़ नेटिव टू ईस्ट एशिया बट हैज़ एस्टैब्लिश अ पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका टू। जो आमतौर पे ये वैसे तो ईस्ट एशिया में मिलती हैं, लेकिन कुछ पॉपुलेशन वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भी है। बट इट ब्रीड्स इन रशिया, कोरिया, जापान, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना ऑल्सो। इंडिया के अंदर जो है ये रेयरली विजिट करती है। इट डजेंट फॉल इन इट्स यूजुअल माइग्रेटरी रूट, क्योंकि ये माइग्रेट करती है चाइना, रशिया, उन एरिया से ये हमारे एरियाज को क्रॉस करके आगे जाती है, लेकिन बट रेयरली जाती है यहाँ से। इंडिया से क्रॉस करना इसका रेयर है। लास्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया था 1902 में डिब्रू रिवर के अंदर। डिब्रू रिवर आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यही वाली है हमारे पास, डिब्रू रिवर। तो मागोरी मोटापुंग बील जो है आसाम में है, उसके पास में है डिब्रू रिवर, 1902 में जहाँ दिखाई दी थी ये, और उसके बाद अभी, ठीक है, तिनसुकिया आसाम के अंदर। मोर रिसेंटली इट वाज साइटेड इन द मणिपुर लोकताक लेक इन 2013 एंड सातवोइनी बील इन मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन आसाम्स इन 2014। तो इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। आपने मेजरली बस याद ये रखना है कि एक इस तरह से मोटापुंग बील जो है वो कहाँ पर है, आसाम में है, वहाँ पर ये मैंडरिन डक जो है दिखाई दी है अभी। Thank you so much for this.